आज के 9th क्लास में साइंस के जो पहला चैप्टर हमारे आसपास पदार्थ, इसमें हम प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। पर उसके पहले कुछ ताप में परिवर्तन के संबंध को समझ लेते हैं कि कैसे केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलते हैं और कैसे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलते हैं। तो डिग्री केल्विन से डिग्री सेल्सियस का मान प्राप्त करने के लिए जो संबंध दिया गया है वो है डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। अर्थात यदि केल्विन का मान दिया हो और उससे हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन करना हो तो डिग्री सेल्सियस का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दिए गए केल्विन में से 273 माइनस करेंगे। सिमिलर ऐसे यदि डिग्री सेल्सियस दिया हो और केल्विन ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसे प्राप्त करने के लिए, इसका मान प्राप्त करने के लिए केल्विन अगर ज्ञात करना हो तो दिए गए डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे तो हमें केल्विन प्राप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे आपके अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। तो इसमें प्रश्न संख्या 1, जो प्रश्न संख्या 1 है वो यही है कि केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलेंगे। केल्विन से आप अपने पास टेक्स्ट बुक रखिएगा, हम शॉर्टकट लिख रहे हैं यहाँ पे। केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलेंगे, इसमें दो प्रश्न हैं। एक ए है 300 केल्विन और इसमें बी है 573 केल्विन। अब क्या करना है, डिग्री सेल्सियस संबंध क्या है, रिलेशनशिप क्या है केल्विन और डिग्री सेल्सियस का। डिग्री सेल्सियस ज्ञात करने के लिए दिए गए केल्विन से 273 घटाते हैं। तो पहला इसमें 300 केल्विन, ए 300 केल्विन से डिग्री सेल्सियस कैसे ज्ञात करेंगे, ये फार्मूला डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273 क्या होगा, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन का मान कितना दिया है यहाँ पे 300 केल्विन माइनस 273 कितना होगा, 300 में से जब 273 घटाएंगे तो होगा 27 डिग्री सेल्सियस। आप चेक कर लेते हैं, सीधा सीधा है कि डिग्री सेल्सियस में यदि आप केल्विन जोड़ देंगे 273 जोड़ेंगे तो केल्विन ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ चेक करते हैं, यहाँ केल्विन यदि इसी से ज्ञात करना हो डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यदि पुनः 300 आए तो आपका आंसर सही होगा। क्या होगा, k इक्वल टू डिग्री सेल्सियस में कितना मिला 27 प्लस ऐड कितना करना है, इसमें करना है 273। क्या करेंगे, 73 होगा 10, लिखे 0 हासिल आया 1, तो 7 2 9 और 1 हो गया कितना आपका 0, फिर 1 2 और 1 3 केल्विन। अर्थात आपका 300 केल्विन होता है 27 डिग्री सेल्सियस। ये है आपका आंसर। ठीक, इसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसे कन्वर्ट कैसे करेंगे, वही डिग्री सेल्सियस ज्ञात करने के लिए हमें केल्विन से 273 सब्स्टिट्यूट करना है। क्या होगा, डिग्री सेल्सियस ज्ञात करने के लिए केल्विन का मान दिया है 573 माइनस 273, तो 573 में से जब 273 घटाएंगे तो आएगा आपका 300 डिग्री सेल्सियस। 300 डिग्री सेल्सियस होता है 573 केल्विन, ये हुआ इसका आंसर। अब आपके होमवर्क के लिए आपको चेंज करना है 433 केल्विन। केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे, 433 केल्विन में कितना डिग्री सेल्सियस होगा, दूसरा 675 में कितना 675 केल्विन में कितना डिग्री सेल्सियस होगा, और 1095.6 केल्विन में कितना डिग्री सेल्सियस होगा। ये तो हमने केल्विन से डिग्री सेल्सियस प्राप्त किया। अब हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलेंगे। प्रोसेस आप समझ चुके होंगे।
अब प्रश्न है अगला कि केल्विन से डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना। ये है प्रश्न संख्या दूसरा, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे परिवर्तन करेंगे। तो यहां पे दो टेम्परेचर दिए हैं डिग्री सेल्सियस में, एक 25 डिग्री सेल्सियस और बी दिया है यहाँ पे 373 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन कैसे बदलेंगे, यहाँ दिया गया है डिग्री सेल्सियस से केल्विन प्राप्त करने के लिए डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देते हैं। तो पहला ए का आंसर करते हैं, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या करेंगे, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 क्या होगा वैल्यू, क्या सेंटीग्रेड कमांड रख देंगे, कितना दिया है यहाँ पे 25 धन 273। ठीक ऐसे यहाँ केल्विन याद कर लेंगे। ठीक ऐसे ही केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 क्या होगा, सेंटीग्रेड का मान रख देंगे 373 धन 273। इजी है ये। 538 और 729 और ये 2 अर्थात 25 डिग्री हमारे कमरे के ताप पे जो केल्विन का टेम्परेचर होता है वो 298 होता है, 298 केल्विन। यहां देखिए क्या होगा, ये होगा K इक्वल टू 3367714 को 4 लिख दिए, 1 हो गया और 325 और 1 646 3 3 6 7 2 14 वहां से ले 3 5 और 1 6। यहाँ पे 373 में 646 केल्विन टेम्परेचर होगा। आगे की प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 कि नेफ्थलीन को यदि बाहर रख दिया जाए तो कुछ समय के पश्चात हमें नेफ्थलीन का एक भी ठोस क्रिस्टल प्राप्त नहीं होता, क्यों। तो हमने पीछे के वीडियो में एक महत्वपूर्ण भौतिक प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन जिसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन जिसे कहते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। इसमें बताया गया था कि यदि कोई ठोस बिना लिक्विड फॉर्म में गए हुए सीधे गैसियस स्टेट में चली जाती है तो वह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। तो प्रश्न क्या है आपका कि यदि नेफ्थलीन को वायु में कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाए तो वह बिना किसी अपशिष्ट को छोड़े, बिना किसी द्रव अवस्था में गए सीधे गैस अवस्था में चला जाता है। इसीलिए नेफ्थलीन कोई अपशिष्ट नहीं छोड़ता और यह प्रक्रिया होती है ऊर्ध्वपातन। तो सीधे सीधे कह सकते हैं नेफ्थलीन ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। इसीलिए वह खुले में रख देने पर कपूर के भांति, जैसे कपूर को खुले में रख देते हैं तो कपूर भी उड़ जाता है, गैसेस फॉर्म में सीधे कन्वर्ट हो जाता है। ठीक ऐसे ही नेफ्थलीन को भी जब हम क्लाइमेट में या वातावरण में खुले में छोड़ देते हैं तो नेफ्थलीन भी कपूर के भांति सीधे ठोस से गैस अवस्था में बदल जाता है। अगला प्रश्न है ये कि यदि आपसे कहीं दूर इत्र की बोतल को खोल दिया जाए तो वह सुगंध आप सूंघ सकते हैं, कैसे। तो इससे मिलता जुलता उदाहरण हमें रोज मिलता है। जैसे कि यदि हमारे पड़ोसी लोग या पड़ोस में जब सब्जी बनाते टाइम या फिर कुछ भी मछली या अंडा या चिकन मटन बनाते हैं तो उस टाइम जब भी वे तड़का लगाते हैं तो उसका भी खुशबू हमारे नाकों में पहुंचता है जो हमारे पास नहीं। तो ऐसा क्यों, बगल में हमारे पड़ोसी तड़का लगा रहे हैं और महक हमारे पास आ गया, कैसे। तो इसका आंसर ये है कि पदार्थ के भौतिक गुण में हमने बताया था कि पदार्थ के कण गतिशील हैं। पदार्थ के कण सदैव गति करते हैं, परंतु द्रवों और ठोसों में तो दिखता है, लेकिन
सॉरी द्रवों और गैसों में ये गति, पदार्थ के कण जो गतिशील हैं, इसकी पुष्टि तो द्रव और गैस करते हैं, परंतु ठोसों के कणों को गति करते हुए आपने नहीं देखा होगा, तो कैसे कह सकते हैं ठोस के कण गतिशील हैं? तो सिर्फ ठोस के ही नहीं, क्योंकि ये जो नियम बनाया गया है कि पदार्थ के सभी कण गतिशील हैं, तो सभी कण गतिशील है, जैसे कि हमारे प्राणों में भी दिया गया है कि पूरा ब्रह्मांड, इस पूरे ब्रह्मांड में चाहे पदार्थ की कोई भी अवस्था हो, सभी ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी कण, चाहे बड़ा से बड़ा हो या फिर छोटा से छोटा हो, सभी कण विद्यमान हैं। ठोस के बारे में भी बताया गया कि चूंकि हमने बताया था कि ठोस के कण एक दूसरे से निकटतम दूरी पे जुड़े होते हैं, जो अपने जगह पे वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं। जैसे कि यदि इस वाले ठोस के कण को लें, तो आप पाओगे इधर भी एक कण सटा हुआ है, इधर भी चारों तरफ कण हैं। अब ये बताओ कि ये कण अगर कूदेगा तो जाएगा कहां? अगर इधर कूदेगा इधर टकरा जाएगा, इधर कूदेगा इधर टकरा जाएगा, मतलब अपने चारों तरफ जहां भी कूदने की कोशिश करेगा तो इसके अगल बगल में उपस्थित जो कण हैं वे आपस में टकरा जाएंगे। जैसे कि यदि हम चाहें कि इस कमरे से कूद के बिना डोर के रास्ते बाहर गए अगले कमरे में पहुंच जाएं, तो यह संभव नहीं। जैसे हम यहाँ से कूदेंगे दीवार से टकरा जाएंगे, मतलब हमारा जो यहाँ से मूवमेंट है वो नहीं हो पाएगा या बहुत कम होगा। ठीक ऐसे ये जो ठोसों के कण हैं, ये अपने पास ही गति तो करते हैं, लेकिन अगल बगल के कण से टकरा के अपने पोजीशन पे रुक जाते हैं और वाइब्रेट करते रहते हैं। अर्थात पदार्थ के सभी कण गतिशील हैं। तो क्योंकि द्रवों और गैसों के अणुओं के बीच जो लगने वाला आणविक बल है वो ठोसों के सापेक्ष कम होता है, इसलिए इनमें प्रवाह और प्रसार तेज होते हैं। तो जब हमारे बगल में इत्र का ढक्कन खोला जाता है अथवा तड़का लगाया जाता है, तो वहां से गंध निकलता है वायु के साथ। यहाँ जो गंध है ये भी गैसेस फॉर्म होता है, और ये हवा के साथ इसके कण चूंकि दूर दूर होते हैं, जल्दी फैलते हैं, इसलिए ये फ्रेगमेंट निकलता है हमारे पड़ोसी के पास, लेकिन जल्दी ही उसे हम अपने पास महसूस करते हैं, उसी गंध महसूस करते हैं। तो इसका कारण ये है कि पदार्थ के जो कण हैं, ये अगले क्वेश्चन का आंसर है, पदार्थ के कण वो क्या होते हैं? वे गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। आगे दिया है प्रश्न कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों की बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करिए। इसमें कुछ पदार्थ हैं जैसे है जल, चीनी और ऑक्सीजन। कुछ पदार्थ हैं अगले प्रश्न में, जैसे पहला है जल, दूसरा है चीनी और तीसरा है ऑक्सीजन गैस, जिसे कहते हैं O2, ऑक्सीजन या O2। तो प्रश्न ये है कि इन तीनों पदार्थों में से किन पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षण अधिक है? तो आकर्षण के बढ़ते हुए क्रम में इसे लिखना है। तो यदि हम आयन गरम बढ़ते या घटते हुए क्रम में, तो यहाँ आप पाएंगे ये जो द्रव है, जल है ये द्रव है, चीनी जो है वो ठोस है और ऑक्सीजन जो है वो गैस है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि पदार्थ में गतिशील होते हैं, दूसरा उनके अणुओं के बीच खाली स्थान होता है, और तीसरा पदार्थ के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, परंतु सबसे कम स्थान ठोस में होता है अणुओं के बीच। ठोस से अधिक अणुओं के मध्य स्थान होता है जल में, और सर्वाधिक अणुओं के मध्य स्थान होता है गैसेस अवस्था में। तो यहाँ पे आकर्षण के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो यहाँ पे आप पाओगे कि ऑक्सीजन चूंकि गैस है और गैस के अणु दूर दूर होते हैं, और जब गैस के अणु दूर दूर होंगे, यहाँ पे कर रहे हैं गैस के अणु दूर दूर होंगे, तो इनके बीच आकर्षण भी कम होगा। अर्थात सबसे कम आकर्षण वाला यहाँ पे जो पदार्थ है वह है ऑक्सीजन O2।
इससे अधिक है, इससे अधिक कौन है, इससे अधिक अणुओं के मध्य आकर्षण वाला जो पदार्थ है वो है जल। अर्थात जल के अणुओं के मध्य जो आकर्षण है वह ऑक्सीजन के अणुओं से अधिक है और इससे भी सर्वाधिक है चीनी के अणुओं के मध्य आकर्षण। आज की वीडियो में यहां तक, बाकी एक्सरसाइज आप करते रहेंगे और जो क्वेश्चन फंस रहा है उसे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। धन्यवाद।